क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो होता है फोर्स लॉस ऑफ मोशन। इस लेसन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम लोग न्यूटन्स के तीनों लॉस, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे और गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फोर्स लॉस ऑफ मोशन। जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है। चैप्टर नेम फोर्स और फोर्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट and or try to change the position of the object। अर्थात फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर होता है, ऐसा बाह्य कारक होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है। जैसे कि अगर कोई 20 किलो का पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करे, फोर्स कुछ दूर के लिए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्स ने क्या किया, पत्थर के पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए वही पत्थर का टुकड़ा अगर मान लो 1 क्विंटल का हो, 1000 केजी का हो, जब उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो वह केवल हिल डुल जाता है लेकिन अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। लेकिन उस कंडीशन में हमने देखा कि फोर्स क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पत्थर का हिलना डुलना यह बताता है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वह प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमको पता चला व्हाट इज फोर्स। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज कर देता है या फिर चेंज करने का प्रयास करता है। Force is an external factor that can change the position of the object or try to change the position of the object। For example, अगर हम मान लो साइकिल चलाते हैं तो साइकिल एक जगह पे रखी हुई है, जब तक हम फोर्स लगाकर पैडल नहीं मारेंगे तब तक साइकिल आगे बढ़ना शुरू नहीं करेगी। ठीक है, और देख लेते हैं फोर्स के अन्य भी फैक्टर्स हैं। फोर्स और भी कौन से काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हो, वहां पे भी किसकी आवश्यकता होती है, फोर्स की आवश्यकता होती है। बाइक को चलने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, फोर्स की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन लोअर क्लासेस, छोटे क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, ए पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। हाँ सही बात है, पुश और पुल इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए फोर्स। वही, बिकॉज जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो उसके पोजीशन में चेंज होना ही होना है या चेंज होने का वो प्रयास करेगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे यानी कि अपनी तरफ खींचेंगे तो वो हमारी तरफ आएगा या हमारा जो फोर्स हमने जो अप्लाई किया है वो ये कोशिश करेगा कि वो हमारी तरफ आ जाए। तो पुश और पुल इज आल्सो कॉल्ड अ फोर्स। ओके, सो वी हैव कंक्लूडेड दैट व्हाट इज फोर्स। Force is an external factor that can change the position of the object or try to change the position of the object। Okay, now what are the effect of forces? What are the effect of the forces? Just imagine कि जब आपको साइकिल चलाना होता था तो क्या आप फोर्स अप्लाई करते थे तभी नहीं चलना शुरू करती थी। इसका मतलब क्या है कि फोर्स अप्लाई करने से कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, वह रेस्ट से मोशन में आ जाती है। फोर्स अप्लाई करेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, रेस्ट से मोशन में आ जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टेशनरी
इनटू मोशन, यानी कोई फोर्स किसी वस्तु को रेस्ट से मोशन में ला सकती है। ओके, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। सेकेंड क्या इफेक्ट क्या हो गया, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी मींस फोर्स किसी मूविंग बॉडी को क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, रोक सकती है। जैसे आप क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, अचानक आपने ब्रेक मारा, साइकिल क्या हो गई, रुक गई। साइकिल क्या हो गई, रुक गई। साइकिल जब रुक गई इसका मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई करने के बाद से उसका प्रभाव हुआ है साइकिल पे और साइकिल क्या हो गई है, रुक गई है। अगर कोई बॉल बहुत कोई बैट्समैन है बॉल को बहुत तेज मार रहा है, तो बहुत तेज मार रहा है, एक क्रिकेटर एक जो फील्डर होता है उस गेंद को क्या कर लेता है, रोक लेता है। ये जरा इमेजिन करो कि कितने ज्यादा स्पीड से उधर से बॉल आ रही होगी और एक जो फील्डर है उसने क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई करके उसको क्या कर दिया, रोक दिया। यानी कि वी कैन से फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगला इफेक्ट क्या होता है, फोर्स के अगले इफेक्ट क्या होते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को, दिशा को चेंज कर सकता है। कैसे, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी, कोई मान लो बॉल है, एक फुटबॉलर होता है, फुटबॉलर फुटबॉलर क्या करता है, उधर से कोई एक फुटबॉलर किक मारता है, किक मारता है बॉल पे, तो दूसरे फुटबॉलर के पास आता है तो वो क्या करता है, उसको पैर से अपने मार करके, किक मार करके बॉल के डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यदि बात समझ में आ गई, कि फोर्स उधर किसी और डायरेक्शन, उधर से आई इस डायरेक्शन में और दूसरे फुटबॉलर ने क्या कर दिया, उसको मार करके उसके डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। Okay, so these are the some effect of force, and there are a lot of effects of force we can see in our daily life. Okay, now we are going to discuss some types of forces. So now we will discuss balanced force and unbalanced force. Balanced force and unbalanced force. So what is the balanced force and what is the unbalanced force? बैलेंस फोर्स को हिंदी में संतुलित बल बोलते हैं, जबकि अनबैलेंस फोर्स को असंतुलित बल बोलते हैं। तो संतुलित बल किसे बोलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मान लीजिए कोई एक लड़का इस साइड से है, नॉर्थ साइड से में खड़ा है, कोई एक लड़का साउथ साइड में खड़ा है, दोनों एक दूसरे पर, दोनों आपस में आते हैं और एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं 20 न्यूटन का। यदि दोनों एक समान फोर्स अप्लाई करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनका जो नेट फोर्स होता है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे मान लो कोई लड़का है, यहाँ पे कोई लड़का है जो यहाँ से 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा इस डायरेक्शन में, और एक दूसरा लड़का है वह इस डायरेक्शन से 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो देखेंगे, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में दोनों में कोई जीतने वाला नहीं है। जैसे टग ऑफ वार होता है, टग ऑफ वार होता है, उसमें भी हम देखेंगे जब तक दोनों का फोर्स बैलेंस रहता है तब तक दोनों में कोई जीतता नहीं है। रस्सी वाला जो खेल होता है ना, उस खेल में भी क्या होता है, उधर से 10-20 बच्चे उसको खींच रहे होते हैं, इधर से 10-20 बच्चे खींच रहे होते हैं, और क्या करते हैं, जब तक वो दोनों का फोर्स बैलेंस रहता है तब तक जीतते नहीं है। ठीक है, दोनों टीम में कोई नहीं जीतती है। जब फोर्स दोनों एक का ज्यादा हो जाएगा और एक का कम हो जाएगा तो ही जीतते हैं। अच्छा, बैलेंस फोर्स में एक और चीज होती है, क्या इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है। बैलेंस फोर्स में क्या नहीं होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एक्सेलरेशन नहीं हो, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है,
अब आप बात करते हैं हम लोग अनबैलेंस फोर्स की। किसकी बात करते हैं? अनबैलेंस फोर्स की। मान लो कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, मान लो एक मेरे जैसा दुबला पतला लड़का है, वहां पे एक कोई बहुत मोटा तगड़ा लड़का आ गया, ठीक है, दोनों आपस में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली कौन जीत जाएगा? मोटा तगड़ा वाला लड़का जीत जाएगा। अगर वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा ना हम पे, हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब दो फोर्स जो है ना डिफरेंट डिफरेंट हो, एक फोर्स ज्यादा हो और एक फोर्स क्या हो? कम हो, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होता है वो अनबैलेंस फोर्स होता है। जैसे मान लो कोई लड़का यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा था और एक लड़का इस डायरेक्शन से 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा था, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा 40 माइनस 20 इक्वल 20। इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि अनबैलेंस फोर्स में जो नेट फोर्स वो जीरो नहीं होता है, लेकिन बैलेंस फोर्स में हमेशा जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। When two equal and opposite forces act to each other, then the force acting between them is called balance force. क्या बताया मैंने बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन? When two equal and opposite forces, two equal and opposite forces act to each other, then their resultant force, their net force becomes zero, and this force is called बैलेंस फोर्स। जब दो बल विपरीत दिशा से कार्य कर रहे हों और उनके परिमाण बराबर हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स बोलते हैं, क्योंकि उनका परिणामी बल जो होता है वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कि अनबैलेंस फोर्स, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, देन द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे कार्य करने वाले दो बलों का जो परिणामी बल है वह शून्य नहीं होता है, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अनबैलेंस फोर्स क्या जनरेट करता है? एक्सेलरेशन जनरेट करता है। अनबैलेंस फोर्स क्या जनरेट करता है? एक्सेलरेशन जनरेट करता है। Now we are going to discuss some more example, some more types of forces. So we are going to discuss contact force, we are going to discuss non-contact force. So एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, एक चुंबक लेते हैं और एक लोहा लेते हैं। तो चुंबक को लोहे के पास लाने के बाद से हम देखते हैं कि चुंबक लोहे को क्या करता है? आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी कि दोनों आपस में जुड़े नहीं हैं, अट्रैक्ट आपस में चिपके नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऐसा बल लगे जो कांटेक्ट में ना रहे तब भी वो बल काम करे, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे पे बल आरोपित कर रही हों लेकिन वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो, तो ऐसे बल को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे दो चुंबक के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। या फिर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल होता है, उसको भी हम लोग के दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ कांटेक्ट फोर्स, when the two forces are in contact to each other, then their force acting between them is called contact force. जब दो वस्तुएं एक दूसरे से इस प्रकार बल लगाती हैं कि जब वो कांटेक्ट में होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। मस्कुलर फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर उठाना है तो हमको हाथ से उसको टच करना पड़ेगा, यानी मसल्स के द्वारा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स बोलेंगे।
और फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। जब दो सतहों के बीच, दो सतहों के बीच जो कार्य करता है बल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया फोर्स के बारे में, हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, हमने डिस्कस किया बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में, हमने डिस्कस किया कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। और अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानने से पहले हमको यह जानना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में इसके पहले गैलीलियो ने कुछ साल पहले ही इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल फादर, सॉरी, आइए अब हम जानते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। जैसा आप जानते हैं न्यूटन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। न्यूटन को फिजिक्स का फादर बोला जाता है, क्लासिकल फिजिक्स का फादर बोला जाता है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसको बोला जाता है? गैलीलियो को बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसको बोला जाता है? गैलीलियो को बोला जाता है। तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वह एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि उसने क्या लिया था? एक बॉल लिया था, एक बॉल लिया था ऐसे, ठीक है, एक बॉल लिया था और उसको एच हाइट पे रखा था, एच हाइट पे रखा था। अब हुआ कि इस बॉल को यहां पे रख लिया और उसने ये मान लिया कि ये जो सरफेस है टोटली फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा सरफेस मान लिया था? टोटली फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी कि यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है जो टोटली फ्रिक्शनलेस हो। लेकिन यहां पे एक अज्यूम किया गया था कि मान लिया गया था कि वहां पे फ्रिक्शन कितना है? जीरो है। फ्रिक्शन कितना है? जीरो। अब क्या हुआ, उसने यहां से इसको गिराया तो देखा कि जितने हाइट से उसने इधर से छोड़ रखा था ना, उतने ही हाइट में ये ऊपर गया था और फिर से वापस ये आया और फिर से उतने हाइट को गेन किया और फिर से वो वापस आया और फिर से उतने हाइट को क्या किया? गेन किया। इससे ये पता चला उसको कि अगर इस बॉल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करे तो ये बॉल रोल करता है तो रोल करता ही रहेगा। जितनी हाइट से आया है उतनी हाइट पे जाएगा, फिर से वापस आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक है, यानी कि जब उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो उसको कोई एक बार वो अगर मोशन करना कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो वो मोशन में ही रहेगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्री छोड़ दिया जाए, एफ इक्वल जीरो हो, फ्रिक्शन इक्वल जीरो हो, एच हाइट से उसको फिर से छोड़ा जाए, ठीक है, तो वो पता नहीं कहां चला जाएगा, ये बॉल रोल करता चला जाएगा, बॉल रोल करता हुआ चला जाता है। इसका मतलब वो रुकता ही नहीं है। यानी कि अगर वो स्ट्रेट पाथ पे अगर चलना शुरू कर दिया तो एक बार चलना शुरू कर दिया तो हमेशा उस पर चलता ही रहेगा, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जीरो है। अब क्या कर दिया उसने कि उस बॉल या फ्रिक्शनल जो जीरो था उस फ्रिक्शन को कुछ बढ़ा दिया और फ्रिक्शन को बढ़ाने के बाद से उन्होंने देखा कि बॉल कुछ देर चलने के बाद से क्या होती है? रुक जाती है। इसका मतलब इनको यह पता चला
कि अरे जब तक फ्रिक्शन नहीं था तब तक बॉल रोल कर रहा था तो रोल करता ही जा रहा था, करता ही जा रहा था। लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन वहां पे अप्लाई किया गया तो क्या हुआ, बॉल क्या कुछ दूर चलने के बाद से क्या हो गया, रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बॉडी, उन्होंने इस प्रोसेस को बोला कि कुछ ना कुछ है जो इसको, इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, मोशन को अपोज करने की क्या करता है, कोशिश करता है। और इस प्रॉपर्टी को उन्होंने नाम दिया इनर्शिया। सो इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which always opposes to the motion of the object। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जो उसके मोशन को हमेशा अपोज करती है, मोशन को हमेशा क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, अगर कोई बॉडी चल रही है तो इनर्शिया ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको क्या करने चाहेगी, कहेगी कि रोकने को नहीं चाहेगी। ठीक है, अगर वो बॉडी मान लीजिए अगर वो चलती है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी, लेकिन वो किस प्रॉपर्टी के कारण, इनर्शिया के कारण। इनर्शिया दो टाइप के होते हैं। इनर्शिया के कितने टाइप होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इनर्शिया के। फर्स्ट टाइप होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, एंड सेकेंड होता है मोशन ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और मोशन ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आप अगर बाइक पे अचानक बैठे हुए हैं, अचानक बाइक चालू हो गई तो आप पीछे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं, क्योंकि आप वहां पर रेस्ट में थे। कहां पे थे, रेस्ट में थे। और रेस्ट में थे तो इनर्शिया यही प्रॉपर्टी कहती थी कि जब आप मोशन में क्यों हो गए, हम तो रेस्ट में थे, तो अब वो उसको रेस्ट में ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया हो गया। क्या हो गया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसके अलावा आप वो वाला एग्जांपल सुन रखा होगा आपने कि जब एक ग्लास हो, एक शीशा होता है और शीशे के ऊपर एक कोई पत्ती प्लेट लगा देते हैं, और प्लास्टिक वाली प्लेट लगा देते हैं, उसके ऊपर सिक्का लगा दे रख देते हैं। जब हम मारते हैं किसको, किसको मारते हैं, तो मारते हैं अगर हम वो दफ्ती को मारते हैं ना तो सिक्का ग्लास के अंदर गिरता है, क्योंकि वो मोशन में नहीं होता है। मोशन में कौन होता है, मोशन में दफ्ती होती है, सिक्का क्या होती है, नीचे गिर जाता है। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको इनर्शिया के लिए जो उसका अपोज करती है। जैसे कि फल जब ऊपर से जब फल गिरता है ना तो इनर्शिया के कारण गिरता है। जब हम डाली को हिलाया जाता है तो डाली तो मोशन में आ जाता है, लेकिन क्या मोशन में नहीं आता है, डाली तो मोशन में आ जाता है लेकिन क्या मोशन में नहीं आता है, तो फल मोशन में नहीं आता है। अब फल मोशन में नहीं आता है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, इसलिए क्या करता है, रेस्ट में रहने की कोशिश करता है तो वह टूटकर गिर जाता है, क्योंकि वो तो मोशन हो गया है। एक और हम रेस्ट में रहेंगे तो ये अपने जगह पे जाने की कोशिश करता है, और जगह पे जाने की कोशिश करने के पर वो क्या होता है, टूटकर गिर जाता है। ठीक है, ये होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब मोशन ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर बस हमारी चल रही होती है, बस हमारी क्या होती है, चल रही होती है, तो अगर अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है ना तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि बस आगे की तरफ चल रही थी। बस कहां चल रही थी, आगे की तरफ चल रही थी। तो वो इनर्शिया यही कहता था कि आगे की तरफ चल रही है तो आगे की तरफ ही चलो। ठीक, अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो मैं उसका अपोज करूंगी। क्या करूंगी, उसका अपोज करता हूं। ठीक है, तो ये इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो दिया गया था किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब इसके आधार पर न्यूटन ने एक लॉ दिया था। न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। A body in rest will remain in rest. A body in motion will remain in motion till no external force act on it। यानी कि एक वस्तु तब तक गति में रहेगी या तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगे। एक बॉडी
तब तक चलती रहेगी या तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई वायबल न लगे। तो तुम कहोगे सर साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते चलाते हैं तो चलता है, तो चलता ही रहना चाहिए, हमेशा बॉल लगाकर छोड़ दिए तो चलता ही रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है बेटा। तो ये बात है ना कि जब साइकिल चल रही होती है तो आप फोर्स लगा रहे होते हो, जब साइकिल पे आपने फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया उस कंडीशन में भी उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर रहा है, जो साइकिल के पहिया, साइकिल का जो पहिया है ना और अर्थ यानी कि जो अर्थ है इसके सरफेस के बीच काम कर रहा है। जब आपने फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया ना, जब आपने फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया तो क्या होता है, वो साइकिल के पहिया और अर्थ सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ज्यादा बढ़ने लगता है, और बढ़ने के बाद क्या करता है, वही फ्रिक्शन क्या करता है, उसको रोक देता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखो भाई, आपको क्या करना होता है, एक रसिस्टर है, ये क्या फ्रिक्शन, क्या एक रेसिस्टेंस है जो रोकने की कोशिश करता है। जैसे मैंने क्या कहा कि भाई एक बॉल को अगर रोल करोगे तो बॉल को रोल करोगे तो कुछ समय बाद चल क्या होता है, वो रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पे एक फोर्स कार्य करने लगता है और वो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, ए बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अदरवाइज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब तक कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी या जब तक मोशन में ही रहेगी तब तक उस पर कोई वायबल या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ठीक है, ये था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये आई कहां से थी, तो इनर्शिया से आई थी। कहां से, इनर्शिया, जिसका गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को मैंने डिटेल्ड में आपको समझाया था। मुझे लगता है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कुछ एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन। लॉ ऑफ मोशन के पहला जो एग्जांपल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो, तो मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि साइकिल चल रही थी, चलते चलते रही, अचानक क्या हो गई, रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि उस पर क्या कार्य कर रहा था, एक फोर्स कार्य कर रहा था। और वो फोर्स कौन सा फोर्स था, फ्रिक्शनल फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स था जो उसको रोकने का प्रयास किया और वो क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, अच्छा और भी एग्जांपल है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कुछ एग्जांपल कमेंट बॉक्स में लिखिए। लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कुछ एग्जांपल को कमेंट बॉक्स में छाप डालिए। जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्वालिटी से रिलेटेड कुछ भी समस्या आपको लगती है कि क्वालिटी में कुछ चेंज करना चाहिए, आप हमें जरूर जरूर सजेशन करें। धन्यवाद।